हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि कई बार जो है दशाओं को लगाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इस समय आपके सामने जो मेंशन्ड है वो भरत पराशर होरा सार, जो होरा शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर एप्लीकेशंस को देखेंगे और समझेंगे कि चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, यदि अष्टोत्तरी दशा को यूज़ करिए उस कंडीशन में जब जन्म कृष्ण पक्ष का हो और उस समय भी आपका जन्म जो है वो दिन के समय हुआ हो। अब दिन और रात को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्य अस्त के बाद को रात मानते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त का जो पीरियड होगा वो पूरा दिन का होगा। तो अष्टोत्तरी सिस्टम की दशा को तब यूज़ कर सकते हैं आप जब कृष्ण पक्ष का जन्म है और जो जन्म का समय है वो कहीं न कहीं दिन के समय हो। इसी तरीके से यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है लेकिन रात का जन्म है तो भी आप अष्टोत्तरी दशा को यूज़ कर सकते हैं। कुछ दशाएँ क्या है, सीधे देखकर आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये ग्रह ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। विमशोत्तरी नो डाउट कि यूज़ हो सकती है, लेकिन विमशोत्तरी को यूज़ करने में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। विमशोत्तरी दशा को कलयुग के हिसाब से अच्छी दशा इसलिए माना गया कि उन्होंने कहा आयु खंड व्यक्ति का 120 साल मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन जब दशा सिस्टम्स की बात होती है तो वहाँ पर विमशोत्तरी के अलावा दूसरे भी सिस्टम्स हैं। वहाँ स्पेसिफिक हो जाता है कि कब विमशोत्तरी यूज़ करें या अष्टोत्तरी यूज़ करें। तो चलिए 2 एग्ज़ाम्पल चार्ट्स को लगा के देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करेंगी। आपके सामने इस समय एक कुंडली है। अगर विमशोत्तरी दशा सिस्टम से चलने की कोशिश करी जाए तो आपको थोड़ा-सा परेशानी होगी चीज़ों को समझने में। अगर ध्यान से देखेंगे, ये आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है और इस कुंडली में तत्काल रूप में अगर देखेंगे तो गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु 9th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। गुरु जो हैं उनका नक्षत्र संबंध मूल नक्षत्र केतु से है, तो उनका रिज़ल्ट देने की एक कैपेसिटी जो है वो 8th हाउस से जुड़ी हुई है, ठीक है? और कहीं न कहीं वो खुद भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये समझ सकते हो कि भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने नक्षत्र के स्वामी के प्रभाव को लेकर रिज़ल्ट करता है। केतु का प्रभाव है, कुछ ना कुछ अड़चनें आएँगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि केतु इज़ अ सेपरेटिस्ट प्लैनेट। तो ऐसी स्थिति में जब हम गुरु की दशा की बात करें, तो हमें पहले ये बात समझनी होगी कि गुरु यहाँ भाग्य में बैठ के सिर्फ़ भाग्य के फल को ही नहीं, बल्कि नक्षत्र के माध्यम से वैवाहिक जीवन के ऊपर प्रभावित करने वाले कुछ ना कुछ फल देंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेविटी ऑफ़ द मैरिज जो होती है, उसके ऊपर किसी तरीके से कुछ संशय डालने वाली स्थिति केतु बनाएँगे। ठीक? राहु और केतु को अच्छे से समझ लीजिए। राहु का जहाँ काम है बढ़ाना, वहाँ केतु का काम है दूर हटाना, कम करना, छोटा करना। तो एक तरीका तो ये है कि गुरु की महादशा को अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो नक्षत्र के आधार पे उसका प्रभाव कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन पे प्रभावित करने का था। लेकिन अब थोड़ा-सा इससे हट के पहले बेसिक में एक बार आते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। इसमें जो समय है, टाइम ऑफ बर्थ है, वो 7:30 बजे का है। 7:30 बजे रात या शाम का पीरियड है और सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को आप देखेंगे तो शुक्ल पक्ष का जन्म है। शुक्ल पक्ष का जन्म हो और 7:30 बजे शाम का मतलब है कि सूर्यास्त तो हो चुका। इसका मतलब है रात का जन्म लिया जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर आप इस दशा सिस्टम से ये सोच के चलते हो कि गुरु भाग्य में बैठा है, भाग्य के फल और ये और वो, तो यहाँ पे आप फँस जाओगे। अब आप इस दशा सिस्टम को चेंज करो और इसको अष्टोत्तरी के ऊपर लेके चलते हैं। जब हम इसमें जाएँगे तो आपको दशा बिल्कुल चेंज दिखेगी। अब आप देखिए, कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में 2019 के दिसंबर के बाद से यानी कि 2020 से शुक्र की दशा का प्रभाव है। शुक्र जो है वो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर 7th हाउस लॉर्ड है और 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। 7th हाउस लॉर्ड की महादशा में 7th हाउस लॉर्ड की ही अंतर्दशा का प्रभाव है, ठीक है? अब ज़रा शुक्र के रिज़ल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र इस कुंडली में जो बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं स्वाति नक्षत्र के हवाले। स्वाति नक्षत्र राहु का होता है, इसलिए कहीं न कहीं संबंध जो है शुक्र की ही दोनों राशियों के बीच में माना जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, राहु के कनेक्ट होने पर यहाँ पे काइंड ऑफ डिज़ायर्स जो हैं, वो भी
बनी रहेंगी, क्योंकि राहु जो है वो एक तरीके से डिज़ायरफुल प्लैनेट है। ये दूसरी बात है कि राहु जो है वो एक हेज़ी प्लैनेट है, एक स्मोकी प्लैनेट होने की वजह से एक अंधाधुंध या फिर एक धुएँ-धुएँ जैसी स्थिति, क्लैरिटी का ना होना, धुआँ दिखाई देना, ऐसी स्थिति मानी जा सकती है। तो अब ज़रा शुक्र की दशा को समझने की कोशिश कर लीजिए। शुक्र की दशा जैसे ही कनेक्ट हो रही है तो समथिंग रिलेटेड विद द पार्टनरशिप्स, समथिंग रिलेटेड विद द मैरिज यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ नज़र आता है। और अंतर्दशा खुद शुक्र की है, वो वहीं बैठे हुए हैं 7th हाउस में ही, तो मैरिज के ऊपर प्रभाव अगेन। अब ये शुक्र की स्थिति को समझिए, क्योंकि शुक्र को फल देना है। शुक्र इस कुंडली में प्रभावित है शनि से, ठीक है। अब शनि जो है वो इस कुंडली के लिए एक तरीके से 11th हाउस लॉर्ड भी है, 10th हाउस के साथ साथ 11th हाउस। एक नंबर की लगन कुंडली है, 11th हाउस जो है उसकी लॉर्डशिप शनि के पास है, और शनि शुक्र आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। युति को समझते हुए चलिएगा। जब आप इस युति को समझते हुए चल रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ शुक्र के प्रभाव में, उसकी दशा प्रभाव में शनि का प्रभाव आएगा। दूसरी चीज़, शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि उससे तकरीबन 8 घर आगे बैठे हैं। षडाष्टक प्रभाव आएगा। षडाष्टक प्रभाव मतलब 6-8 का प्रभाव। इसका मतलब है दिक्कतें, परेशानियाँ, अड़चन आएँगी, ठीक है। शनि के प्रभाव का मतलब क्या है? कारकत्व को जोड़िए युति है तो। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, 10th हाउस लॉर्ड, और वैवाहिक जीवन के अंदर कमी। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो ना सिर्फ कि 10th हाउस लॉर्ड है, बल्कि कारक भी हैं और उच्च राशिस्थ भी हैं। ऐसे स्थिति में डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से शुक्र जो हैं वो शनि और राहु दोनों सेपरेटिस्ट प्लैनेट के प्रभाव को अपने अंदर लेकर काम कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कुंडली में नवमांश में देखेंगे मंगल जो है वो भी शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो मंगल भी शुक्र की राशि में बैठने की वजह से शुक्र के ऊपर कंप्लीटली 3 सेपरेटिस्ट प्लैनेट का प्रभाव है, जिसे वो अपनी दशा, अंतर्दशा में दिखाएँगे। तो यहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली जब आप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम से देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है, कंसर्न एरिया, व्यक्ति के दिमाग के ऊपर प्रभाव कर रहा है, वो मैरिज का हो रहा है, ना कि भाग्य का। हाँ, विंशोत्तरी दशा सिस्टम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं, लंबी यात्राएँ हो रही हैं, ठीक है? पूजा-पाठ हो रहे हैं, मानसिक परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन भाग्य में बैठा हुआ गुरु का भाग्य से कोई फल बने, ये चीज़ इस तरीके से दिखाई नहीं देती। मैंने तब भी कहा था, दशा का सिस्टम इस बात के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर उस समय क्या प्रभाव काम कर रहा है, इसे समझने के लिए दशा इम्पॉर्टेंट होगी। एक और चार्ट लेते हैं, उसके अंदर भी कोशिश करते हैं दशाओं को लगाने की। जब पर्टिकुलर से बात हमारी हुई, तो उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी वाला नेचर था। हर चीज़ के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा वो सोचते रहने का प्रभाव लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, इस कुंडली के बेसिक्स में अगर हम जाएँगे तो इनका जो जन्म है उसका समय तकरीबन सुबह 7 बजे के आस-पास का है। सुबह 7 बजे का जन्म है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष कैसे देखें? सूर्य से चंद्रमा की दूरी को देख लीजिए, ठीक है। सूर्य से चंद्रमा 7 घर आगे पीछे तक है, तो इसका मतलब होता है कि वो कहीं न कहीं शुक्ल पक्ष है। लेकिन जब 7वाँ घर क्रॉस कर देगा, पूर्णिमा निकल जाएगी तो कृष्ण पक्ष है। व्यक्ति का जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष का है, ठीक? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि कृष्ण पक्ष के जन्म के बाद सुबह 7 बजे के बाद का जन्म है, और कहीं न कहीं जो सूर्योदय है वो इसके पहले हो चुका, तो दिन का जन्म लिया जाएगा। कृष्ण पक्ष हो और दिन का जन्म हो, ठीक? तो ऐसी कंडीशन में आप जब देखोगे तो फिर विंशोत्तरी की जगह अष्टोत्तरी दशा का प्रभाव सीधे-सीधे आपको समझ में आएगा, व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे जब हम अष्टोत्तरी दशा यूज़ करते हैं तो हमें दिखाई देता है महादशा शुक्र की है। शुक्र की दशा प्रभाव में क्या होगा? समथिंग रिलेटेड विद द भाग्य, ठीक है? नवम भाव है, पूजा-पाठ के साथ या नई चीज़ों को खोजने की बात होनी चाहिए। दूसरा, घर-बार, 4th हाउस से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों का प्रभाव होना चाहिए। शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में है, ठीक है? लेकिन इस पर्टिकुलर 4th हाउस से उसकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं षडाष्टक है, तो इसमें अड़चनें बनती थीं। फैमिली लाइफ़ के अंदर अड़चनें यहाँ से कही जा सकती थी।
दूसरी चीज़, साहस पराक्रम व्यक्ति करेगा अपने भाग्य के लिए या अपनी हायर लर्निंग्स के लिए, ये भी कहा जा सकता है इस दशा के हिसाब से। अब देख लेते हैं शुक्र का प्रभाव कैसा होने वाला है। तो शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र के विराजमान है, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। महादशा के हिसाब से शुक्र का प्रभाव कहीं न कहीं चुनौतियाँ देता हुआ सा नज़र आता है शुरुआत में, प्रॉपर्टी मेकिंग्स की तरफ भी लेके जाएगा। भाग्येश की दशा यहाँ पर भी होने के कारण कुछ न कुछ पॉजिटिव कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें अंतर्दशा देखिए, इसमें गुरु की अंतर्दशा जब लगी, तो उस समय व्यक्ति के जीवन में चुनौतियाँ खड़ी हुईं। अब गुरु की दशा में चुनौतियाँ क्यों खड़ी हुईं, इसको समझने की ज़रूरत है। शुक्र जो हैं, वो गुरु से मित्रवत नहीं होते, एक कंडीशन। दूसरी चीज़ है कि गुरु जो है, वो इस लगन कुंडली के लिए गुरु जो है, वो इस लगन कुंडली के लिए कारक ग्रह काउंट नहीं होते। मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले से पहले एक वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि इस बात को ध्यान रखिएगा, 6, 8, 12 के स्वामी, साथ ही साथ 11th हाउस का स्वामी भी चुनौतियों को देने में सक्षम होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझ पाएँ, तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में आती है। 2nd हाउस में आने वाली राशि के प्रभाव से वो न्यूट्रल है, लेकिन 11th हाउस लॉर्ड होने की वजह से चुनौतीपूर्ण हो जाएँगे। और ये 11th हाउस लॉर्ड का संबंध 7th हाउस के लॉर्डशिप से है। तो मैरिज के अंदर चैलेंजेस आना श्योर शॉट है। भाव के स्वामी पे प्रभाव है, भाव पर दृष्टि है। गुरु की दृष्टि संतान के भाव पर भी है और संतान के भाव का स्वामी थोड़ा-सा असहज होके बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें इन दशाओं में शुरू हुई। इस समय जब उनसे तत्कालिक अवस्था में बात होती है, तो उनके अंदर एक एंग्ज़ायटी का फ़ियर फैक्टर इंक्लूडेड होता है। क्यों होता है? इसको देख सकते हैं। राहु की जो दशा प्रभाव है, वो इनके ऊपर काम कर रहा है। विदेश जाने की चाहत है, ठीक है? ताकि वापस अपने फैमिली से मिल सकें। दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि छोटे भाई के साथ जुड़ के उनके ऊपर कुछ मेहनत हो रही है, कुछ कर्मा कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस दशा सिस्टम में देखते हैं, तो राहु का संबंध छोटे भाई-बहन के स्वामी के साथ बना हुआ है, ठीक है? इस कंडीशन में ये चीज़ जो हो रही है, ये इस बात को इंगित करती है कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ एक्चुअल में चल रहा है, उनसे बातचीत होती है तो मालूम चल जाता है कि हाँ, ये लाइफ़ में चल रहा है और दशा एग्ज़ैक्टली उन चीज़ों को फिर दिखाती हुई सी भी नज़र आती है। इस चीज़ को अगर हम विमशोत्तरी में ले जाने की कोशिश करें, तो विमशोत्तरी में इस चीज़ को इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। देखिए, विमशोत्तरी के हिसाब से जो है गुरु की दशा है, गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स क्या कनेक्ट होने चाहिए थे? वो होना चाहिए था वेल्थ मेकिंग। 11th एंड 2nd हाउस लॉर्ड लगन में बैठा है, अपनी ही महादशा, अपनी ही अंतर्दशा को लिए हुए, ठीक है? लेकिन जो उस समय प्रभाव हो रहा है व्यक्ति के जीवन के ऊपर, अगर उसको रीड किया जाए, तो व्यक्ति के सोचने के ढंग में गुरु की क्वालिटीज़ नज़र नहीं आईं, बल्कि एक एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी, चीज़ों के प्रति एक वैंडरिंग नेचर और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एक एंग्ज़ायटी का फैक्टर कनेक्टेड है। तो रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि राहु की अंतर्दशा का प्रभाव चंद्रमा, जो कि इमोशनल चीज़ों को लेकर चलता है, उसके साथ है। प्लस मंगल का प्रभाव इंक्लूडेड है क्योंकि साथ बैठे हैं, तो थोड़ा-सा एंगर इश्यूज़ भी क्रिएट होने की संभावनाएँ बनती हैं। और जिस तरीके से छोटे भाई-बहन के साथ उनको काम करना पड़ रहा है, तो वो भी यहाँ पे राहु के, क्योंकि मंगल का साथ युति है, जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, ये इसको भी दर्शाता है। कार्यक्षेत्र और स्टेटस को लेके एक संघर्ष की बात हो, तो भी ये नज़र आती है। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव राहु के साथ है, ठीक है? और जब कभी भी कहीं बड़ी लंबी मूवमेंट्स हो, अब्रॉड मूवमेंट्स के थॉट प्रोसेसेस हों, तो कहीं न कहीं राहु के प्रभाव को कहा या देखा जा सकता है। इसीलिए जब कभी भी दशा के सिस्टम को यूज़ करना हो, तो वहाँ पर विमशोत्तरी दशा काम करती है, वो बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन विमशोत्तरी में बहुत सारे टाइप्स क्रिएट हो जाएँगे। उसकी जगह दूसरी जो सिस्टम्स हैं दशाओं के, जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर उसको यूज़ किया जाए, तो चीज़ों को थोड़ा आसानी से देखा या समझा जा सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे, तो चंद्रमा की स्पेशल प्लेसमेंट होने के कारण आपको जो विमशोत्तरी दशा है, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मान लीजिए इस कुंडली के लिए यदि हम उत्पन्न तारा, पंचम तारे की दशा लगाई जाए, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बुध की महादशा काम कर रही है, जो कि संतान पक्ष से जुड़ी हुई और साथ-साथ विवाह के सौभाग्य यानी कि 8th हाउस
से भी जुड़ी हुई है और वो दोनों के दोनों ही कहीं न कहीं शनि और केतु से पीड़ित प्रभावित है। फिर से सेपरेटिस्ट प्लैनेट का प्रभाव होने के कारण संतान से और कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन से अपने आप को यहाँ पर भी दूर रखना पड़ रहा है। ये एक इंडिकेशन बनता है। दूसरा इंडिकेशन जब हम इसके अंदर देखेंगे तो अंतर्दशा इस समय मंगल के प्रभाव में है। मंगल का प्रभाव कहीं न कहीं जीवन के अंदर संघर्ष देता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ से क्योंकि ये तीसरे भाव का स्वामी है, तो भाई-बहनों के साथ काम और साथ ही साथ अपने स्टेटस को लेके किसी तरीके का संघर्ष, चुनौतियाँ, इन चीज़ों को देता हुआ भी नज़र आता है। ठीक है? तो अगर आप इस सिस्टम ऑफ दशा को यूज़ करेंगे, तो आप थोड़ा-सा क्लोज़ली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। लेकिन बेटर कंडीशंस यही हैं कि चार्ट्स के अंदर जब कभी भी दशाओं को यूटिलाइज़ करना हो, तो पहली सलाह यही है कि व्यक्ति उस समय क्या सोच रहा है, ये बात क्लियर हो जाए। भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, ऑब्जर्वेशंस हो जाएँ कि सोचने का ढंग क्या है। क्यों? क्योंकि एंड रिज़ल्ट्स जिसे आप निकालोगे, वो आपके बुद्धि बल पर ही होगा। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आप रिएक्ट जो करेंगे, वो अपने थॉट प्रोसेस से ही करेंगे और रिज़ल्ट्स आपके इफ़ेक्ट और अफ़ेक्ट दोनों को लेके चलता है। इफ़ेक्ट और अफ़ेक्ट से मेरा मतलब क्या है? आपके ऊपर दशा कैसा प्रभाव कर रही है, आपकी मानसिकता उससे निकलने की कैसी है। तो आप पे जैसा इफ़ेक्ट आएगा, अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो इमोशनल इफ़ेक्ट के साथ अपने रिज़ल्ट्स के अफ़ेक्ट को करोगे और यदि आप सुदृढ़ता से उसको डील कर रहे हो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होकर आप उससे अपने आप को बाहर निकालोगे। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें दशा को समझना कि व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर वो क्या प्रभाव चल रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।